नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और अब आपको सीधे लिए चलते हैं सीएम मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि प्रदेश सरकार के 2500 दिन अब पूरे हो चुके हैं और ऐसे में आज सीएम मनोहर लाल अपना कामकाज का ब्यौरा दे रहे हैं। बधाई और शुभकामना देता हूं। मित्रों, आज हमारे लिए एक ऐसा शुभ अवसर है, ऐसा महत्वपूर्ण अवसर है कि हमने अपने दोनों कार्यकाल का, यानी पहला कार्यकाल शुरू हुआ था 26 अक्टूबर 2014 को और आज 30 अगस्त 2021 हमने अपने इन दोनों कार्यकालों के 2500 दिन पूरे किए हैं। तो 2500 दिन पूरे किए उस अवसर पर आज आपके माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से, क्योंकि आज लाइव कार्यक्रम भी कुछ चैनल दिखा रहे हैं, तो मैं हरियाणा की जनता को भी और जहाँ जहाँ ये बात पहुँच पाएगी सबको, कम से कम अपने इन 2500 सालों का, 2500 दिनों का एक जो हमारी उपलब्धि है, जो हमारा कार्यवृत्त है, जिसको आप लोग सामान्य भाषा में रिपोर्ट कार्ड कह देते हैं, उस नाते से मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा और बाद में अपेक्षा करूँगा कि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, ज़रूर आप उनको उठाइए और हमारे सामने रखिए। मित्रों, ये 2500 दिन पूर्व की अगर कहानी मैं याद करता हूँ तो जिस प्रकार का उस समय हमें एक ऐसा अवसर मिला, जिस समय यानी प्रदेश पूरा हमारा, वो इस प्रकार का उस समय हमें एक ऐसा अवसर मिला जिस समय यानी प्रदेश पूरा हमारा वो भ्रष्टाचार इसमें डूबा हुआ था, परिवारवाद में था, भाई भतीजावाद, और कैसे सरकारी संसाधनों को लूटा जाए, इस प्रकार का एक वातावरण था। उसको ठीक करने के लिए हमने भी संकल्प लिया कि हम अपने शासनकाल में इसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। सुधारने के लिए कोई एक दिन का, 2 दिन का काम नहीं होता है, ये एक लगातार प्रक्रिया होती है। तो उस लगातार प्रक्रिया पर आगे बढ़ते हुए हमने जन सेवा के बहुत काम किए, कल्याणकारी योजनाएं बनाई, व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया और आज हम 2500 दिन, मैं कहता हूं कि किसी भी शासनकाल का सफलतम जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल के बाद आज हम यहाँ खड़े हैं और आप लोगों के सामने मैं अपनी वो सारी बात, यानी एक जो हमने अपने इस प्रदेश के विकास में एक अनूठी इबारत लिखी है, नवनिर्माण में एक बुलंद इमारत खड़ी की है, उसके बारे में ज़रूर आपको बताऊंगा कि क्या क्या रास्ते हमने अपनाए और कैसे कैसे हम आगे पहुंचे हैं। जब शुरू में मुख्यमंत्री का पद संभाला था तो जैसे पहले से चलता आ रहा था, मुख्यमंत्री निवास पर, कार्यालय पर, सभी मंत्रियों के यहाँ, उनका चाहे उनके निवास हो चाहे उनके कार्यालय हो, एक भीड़ लगी रहती थी और ऐसा लगता था जैसे पूरा हरियाणा उमड़ करके चंडीगढ़ आ गया है। जब पता किया तो ये लगातार ये प्रोसेस चलता था, हजारों की संख्या में रोजाना लोग चंडीगढ़ आते थे और उनकी बात सुन नहीं पाते थे। कोई भी ना अधिकारी सुन पाता था सबकी बात, ना मंत्री ना मुख्यमंत्री, और कई कई दिन तक वो यहाँ बैठे रहते थे, पड़े रहते थे। हमारे मन में आया कि आखिर ये क्यों है? जिनकी आज़ादी के लिए इस देश के हजारों लाखों लोगों ने शहीदियां दी, कुर्बानी दी, एक संविधान बनाया, एक संविधान के हिसाब से व्यवस्थाएं खड़ी की, तो ये सारे लोग इस प्रकार से घूम रहे हैं जैसे इनको आज़ादी का आभास ही नहीं है। तो उसी दिन संकल्प लिया कि व्यवस्थाएं बदलनी है, हमको सीधे सीधे जैसे पहले काम चल रहे हैं उस प्रकार के नहीं करने हैं। जो उन्होंने किए वो करने हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं करने, वो सारे बेकार थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उसी ढर्रे पर नहीं चलना है, ढर्रा बदलना है। तब हमने जो उस समय लोगों को एक वातावरण था कि जैसे करप्शन के बारे में लोग समझते थे उनका अधिकार है, राइट टू करप्शन, ये वो मान करके चलते थे। हमने कहा नहीं, इसको बदलेंगे। हम जो है राइट टू करप्शन की बजाय राइट टू सर्विस, इसको लागू करेंगे। हर विभाग को अपना काम करना होगा, टाइमली करना होगा, लोगों की जो तकलीफें हैं उसके अनुसार करना होगा, और उस टाइम के हिसाब से नहीं करेंगे तो एक सुधारात्मक इस प्रकार से काम करेंगे कि जो नहीं करेगा उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। एडवांस में बता रहा हूं
1 तारीख कब है? परसों, कल 31 है, परसों है। 1 तारीख को हम एक पोर्टल नया लागू कर रहे हैं। राइट टू सर्विस में जो टाइमली, जिनको टाइम दिया गया है अधिकारी को कि आपने 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में काम पूरा करना है, उस समय तक अगर उन्होंने नहीं किया तो एक प्रावधान कर रहे हैं ऑटो अपील का, कि अगर 15 दिन में काम करना था, अफसर ने 15 दिन में नहीं किया तो घुमा नहीं सकता। 16वें दिन ऑटो अपील ऊपर के अफसर पर पहुंच जाएगी, और उस ऑटो अपील में भी उसके जो दिन होंगे उस दिन तक नहीं करेगा तो उससे ऊपर पहुंच जाएगी। और नीचे वाले ये नहीं समझेंगे कि ऑटो अपील होने के बाद मेरा काम छोटा और ऊपर चला गया, उनका भी हिसाब किताब रखा जाएगा कि उन्होंने टाइम से काम क्यों नहीं किया। तो ऑटो अपील का एक सिस्टम बनाएंगे। हम लोग सिस्टम्स पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। यानी अगर इसको इस ढंग से समझना हो तो जैसे आईटी के जमाने में हम देखते हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। पिछली सरकारें भौतिक विकास करती रही हैं, कुछ नहीं किया ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सड़कें बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, कोई भी दिखने वाला काम जो दिख जाए, जिसके बारे में वो अपना श्रेय उपलब्धियों का ले सकें, केवल मात्र वो काम करते रहे। लेकिन उनमें व्यवस्थाएं क्या खड़ी होंगी, लोगों को उसकी सुविधा क्या होगी, अगर मैं कहूं तो उसमें सॉफ्टवेयर क्या लगेगा, सॉफ्टवेयर के ऊपर ध्यान नहीं दिया उन्होंने। हम हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर दिखता नहीं है, हार्डवेयर ही दिखता है। सॉफ्टवेयर की उपलब्धियां तब गिनाई जा सकती हैं जब उस सॉफ्टवेयर का जनता को लाभ होता है, जो वो महसूस करते हैं। तो हम जनता के ईज ऑफ लिविंग के फैक्टर पर, कि जनता को सहूलत कैसे हो जिंदगी जीने में, सिस्टम इस प्रकार से खड़े करेंगे। यानी जैसे शरीर होता है, शरीर सबको दिखता है, लेकिन शरीर के अंदर एक आत्मा होती है, एक जान होती है। अगर आत्मा नहीं है शरीर में तो वो शरीर तो फिर भी रहेगा, उसमें आत्मा डालनी जरूरी है। इसलिए हमने सिस्टम्स को बदलने के लिए सब काम किए हैं। और इसका केवल हमें हरियाणा सरकार के नाते से राज्य सरकार में इसका देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है। हमने स्थानीय शासन में भी इन चीजों को लागू किया है। जो केंद्रीय योजनाएं हैं, जो प्रदेश की योजनाएं हैं, चाहे पंचायती राज में पंचायतें हैं, पंचायत समितियां हैं, जिला परिषद है, नगर निगम है, नगर पालिका, नगर परिषद है, इन सब में भी देखने को मिल रहा है। हमने डिसेंट्रलाइजेशन इस पर काम किया कि सारी शक्तियां, सारी ताकत ये अपने पास ही नहीं रखनी है, बल्कि इसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ताकि जो चुने हुए प्रतिनिधि, आखिर उस लेवल पर भी लोगों को चुना जाता है, उनसे भी अपेक्षा होती है, उनको भी अपने अधिकारों को उपयोग करने की इच्छा होती है, उनको भी पूरे अधिकार दिए जाए। तो इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमने बनाई, ये सब चीजें स्टेट के हाथ में रहे ऐसा नहीं है। डेलीगेशन ऑफ पावर्स, ये हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई। जैसे एक इंटर स्टेट काउंसिल है ऑल इंडिया लेवल पर, ऐसे स्टेट लेवल पर इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। सब जिलों के स्थानीय जो चुने हुए प्रतिनिधि और वहाँ के अधिकारी 3 महीने में आकर बैठते हैं, उनको क्या क्या काम हमने देने हैं, उनके बजट बढ़ाए हमने। यानी पहले जब हमारी सरकार आई, आज से 2500 दिन पहले, जिला परिषद का बजट 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में चलता था। कुल मिला के 30 करोड़ रुपया जिला परिषदों को दिया जाता था। हमने आने के बाद 20 करोड़ से 25 करोड़ बजट कर दिया एक जिला परिषद का, और ये कोई संतुष्टि नहीं है हमारी। हम चाहते हैं और ज्यादा काम उनको दिए जाए। ऐसे छोटे छोटे काम जो हर गांव में होने हैं, हर गांव में प्राइमरी स्कूल खुलना है, हर गांव में पार्क भी होना है, हर गांव में तालाब की व्यवस्था भी होनी चाहिए, हर गांव में कोई हॉस्पिटल डिस्पेंसरी छोटा ये होना चाहिए। तो 6,700 हमारे गांव हैं और लगभग 4,000 के आसपास वार्ड्स हैं। तो ऐसे ये 10-11 हज़ार इकाइयां एक उसका केंद्र बिंदु स्टेट में रह करके कैसे संभाल सकता है? नहीं संभाल सकता। उसको डिसेंट्रलाइज करेंगे तो आम आदमी को उसका लाभ मिलेगा, और उस आम आदमी में जो व्यवस्थाएं हैं हर किसी को उसकी आवश्यकता के हिसाब से काम दिया जाए। चाहे वो गरीब वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, बालिकाएं, महिलाएं हैं, उनकी आवश्यकताएं जो है उनको ध्यान किया जाए। दिव्यांग बंधु हैं, उनकी सहायता कैसे की जाए, युवाओं को किस प्रकार से उनके लिए विकास के द्वार खुलें, वृद्धजन हैं उनकी सहायता, सामाजिक सुरक्षा ये कैसे बढ़े, एक एक वर्ग के बारे में विचार करते हुए विभिन्न विभागों के माध्यम से लगातार हम जो ये 25 दिन काम करते रहे हैं, और हर एक वर्ग के लिए हमने कुछ ना कुछ किया है। सबसे बड़ी चोट हमने भ्रष्टाचार पर मारी है। भ्रष्टाचार हर जगह पर,
यानी उस समय कहानी क्या सुनते थे, एक मुख्यमंत्री के पास उनके क्षेत्र का कोई एक व्यक्ति आ गया, नाम बताना ठीक नहीं, उनका साहब वहां पटवारी जो है मेरा काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? 50 रुपये मांग रहा है। कहने लगा अच्छा 50 रुपये मांग रहा है, तुम कब चले थे गांव से? अरे कल चला था, शाम आया आप मिले नहीं, मुझे रात रहना पड़ गया। कब वापस जाओगे? साहब मेरा आज काम हो जाए वापस चला जाऊंगा। आने और जाने में पैसा किराया कितना लगा? कि साहब लगभग 150 रुपया लग गया है, 2 दिन खराब हो गए हैं। अरे वहीं 50 रुपये देके काम क्यों नहीं करा लिया? अब ये पढ़ाने वाले मुख्यमंत्री, हमने कहा गलत है। वो 50 भी दे रहा है, 500 भी दे रहा है, 1000 भी दे रहा है, 10,000 1 लाख पता नहीं क्या क्या दे रहा है। तो ये भ्रष्टाचार को जड़ से समूल नष्ट करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के दलाल होते थे और वो दलाल चक्कर काटते थे सब। सफेद सफेद कपड़े पहन लेना, मांड लगवा लेना, अपना रोब जमाना कि भाई तेरा काम है, कि हाँ ये काम है, ये काम है, चल मैं कराऊंगा, कर मेरे गाड़ी में तेल डलवा और मैं चलता हूं चंडीगढ़, तू भी चल, 4 आदमी और साथ चलेंगे, उनका खाने पीने का खर्चा उसका 1000-2000 की भाई उसको कर देते थे, 5-10 रुपया जेब से निकालते थे और उसके बाद कहते तेरा काम हो गया जा। और काम क्या होता था? एक ट्रांसफर कराना था मास्टर जी का। ट्रांसफर कराया, वो मास्टर शाम को घर पहुंचा, घर पहुंचते ही पीछे संदेश मिल गया तेरा ट्रांसफर कैंसिल हो गया। यानी ये हालत। अब आप में से मुझे नहीं मालूम कि हमारे हरियाणा में जो पत्रकार हैं और वो 7 साल पुराने कौन कौन है, मैं पूछना अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन जो 7 साल पहले पत्रकारिता करते थे, अब इन 7 सालों में तो शायद उनको कहानियां लगती होंगी उस समय की, लेकिन जो प्रत्यक्ष 7 साल पहले जानते हैं उस समय क्या स्थितियां थी हरियाणा में। चयन होते थे IAS के, HCS के, मुख्यमंत्री को एक लिस्ट जाती थी, वो जहां से भी सिफारिशें चलती थी कि ये 5 जो HCS लगाने हैं साहब फाइल पर साइन कर दो। उसमें 2 मुख्यमंत्री के भी होते होंगे, किसी और के भी होते होंगे, भाई भतीजा सब, और 5 HCS हर साल लगा दिए जाते थे। एक IAS हर साल मुख्यमंत्री के कलम से लगता था। हमने कहा क्यों? कौन सा पैमाना है मुख्यमंत्री के पास ऐसा कि जो माथा देखकर ये पहचान सके कि योग्य HCS बनेगा तो योग्यता के आधार पर काम करेगा कि नहीं करेगा? हमने कहा बंद करो सब। हमने वो सारे HCS सब एग्जाम जो एंटाइटल्ड हैं उनसे फॉर्म भरवाओ, एग्जाम लो, उस एग्जाम में जितने लोग लेने हैं उससे 5 गुना लोगों को बुला करके उनमें इंटरव्यू करो। इंटरव्यू में थोड़ा बहुत चीज देखनी होगी तो HPSC देखेगा, उनको जो सिलेक्शन करनी है करेंगे, लेकिन कुछ योग्यता तो हो। आटे में नमक या नमक में आटा अंतर बहुत होता है। मानो 25 में से 5 छांटने तो समझ में आता, 3000 में से कौन से 5 लेने हैं, तो कैसे माथा देख करके आप योग्यता नापोगे? तो हमने वो काम भी कर दिया। IAS भी जो जितने एम्प्लॉइज में से लिए जाते थे उन IAS को लेने के लिए भी हमने एग्जाम करा दिया। हमारे पिछले 5 साल के 5 IAS मैंने नहीं लगाए। 5 IAS चुनने के लिए 25 लोगों की लिस्ट UPSC को भेज दी कि आप इनका इंटरव्यू लेकर के हमको 5 छांट के दे दो, हम IAS लगा देंगे। क्या हमारे पास सिफारिशें नहीं आती? खाली सिफारिशें नहीं, बड़ी बड़ी ऑफर्स, पर्ची और खर्ची जो शब्द प्रयोग किए हैं वो इसी के लिए किए हैं। तो मित्रों, ये भ्रष्टाचार खत्म करना, सर्विसेज में भ्रष्टाचार, सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की अनुपस्थिति, इन सब चीजों का जो सॉल्यूशन है, हमको लगा IT जो है वो सब चीजों का सॉल्यूशन है। IT के माध्यम से जितना ही यानी आदमी का, मनुष्य का एक्सपोजर जितना कम रहेगा सर्विसेज में, ऑटोमाइजेशन, हाजिरी लगानी है तो बायोमेट्रिक से हाजिरी लगा करके क्यों नहीं जाए? ये अलग बात है, कोविड के कारण से वो सारा सिस्टम अभी बंद कर दिया है, क्योंकि उसके कारण से कुछ तकलीफें बायोमेट्रिक्स का निशान लगाने के लिए आई। लेकिन हमने लगातार जब से IT सिस्टम बायोमेट्रिक्स किया, हाजिरी एकदम जहां 50-60% लोग हाजिर होते थे, बाकी नहीं होते थे, 90-95% उपस्थिति होने लग गई। और जो उपस्थित नहीं होता था वो छुट्टी उसको लेनी पड़ती थी, वरना छुट्टी गया, 8 दिन 10 दिन आया, पिछली हाजिरी लगाई और रजिस्टर पूरा पार किया। तो बायोमेट्रिक्स हमने किए। जितनी सेवाएं हैं सभी डिपार्टमेंट्स की वो हमने ऑनलाइन की। सरल पोर्टल ये हमने बनाए। 547 सेवाएं, जो भी छोटे छोटे काम होते हैं
किसी को कोई क्लियरेंस लेनी है, कोई लाइसेंस लेना है, किसी को कोई बिल भरना है, किसी की कोई कंप्लेंट है, वो सब सेवाएं सरल पोर्टल ये बना करके और हर शहर में कस्बे में जैसे बूथ होते हैं ऐसे सरल पोर्टल बना दिए कि अंत्योदय और सरल पोर्टल बना करके गरीब आदमी वहां जाए। अब उसको घंटा आधा घंटा इंतजार करनी पड़े तो वहां करे, वो दौड़ करके चंडीगढ़ ना आए या छोटी छोटी बातों के लिए डीसी के दफ्तर चक्कर ना काटे। उसकी कोई ऐसी शिकायत है मान लो लोकल हल होने वाले नहीं है तो सीएम विंडो, आज लगभग 9.25 लाख सीएम विंडो के ऊपर 25 दिनों में एप्लीकेशन आई है, 9.25 लाख, और जिसके अंदर 8 लाख से ऊपर उनके सोल्यूशन हो गए हैं। यानी एक प्रकार से उनका एक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हो सकता है उसके अंदर कुछ एक्शन ऐसे भी हो जो उसके मनपसंद तरीके से नहीं हुए, क्योंकि शिकायत करने वाले सब सच्चाई बोलते हैं ऐसा नहीं है। कुछ लोगों की तकलीफ अपने कारणों से होती है, कोई ना कोई उससे कानून रूल नियम उसका उल्लंघन करते हैं, उसको भी उसके अंदर डालते हैं, तो उनको बताया जाता है। हर सीएम पोर्टल पर आने वाली हर शिकायत को हल करने के लिए सरकारी अधिकारी के साथ हमने विधानसभा में 3-3, 4-4 एमिनेंट पर्सन लगाए हैं पब्लिक में से, कि अपने आप अधिकारी या कर्मचारी उसका सॉल्यूशन ना करे। सॉल्यूशन करते समय वो जो एमिनेंट पर्सन है उनकी एक लिस्ट बनी है, उनको मैसेज भेजते हैं कि आप भी फलां दिन आओ, उनके भी साइन कराते हैं, ताकि किसी व्यक्ति को खुद को संतुष्टि नहीं हो रही तो एमिनेंट पर्सन है वो उसकी संतुष्टि कराता है। तो इसलिए जनता की भागीदारी ये उसके अंदर कराते हैं। आईटी व्यवस्था में अब ये राशन है, राशन बांटने का काम पहले खूब भ्रष्टाचार की कहानियां होती थी कि वो डिपो होल्डर इतना अनाज आया, उसने फर्जी कार्ड के ऊपर चढ़ा दिया और अनाज अपने पास रख लिया, 2 रुपए किलो उसको मिलता है और 20 रुपए किलो बेचता है। खुला भ्रष्टाचार है। हमने उसकी पीओएस मशीनें लगा करके, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीनें, बायोमेट्रिक सिस्टम से कि परिवार का ही कोई आदमी जाएगा, एडल्ट मेंबर, वो जाएगा अपना निशान लगाएगा, बायोमेट्रिक सिस्टम से उसको कंफर्म करेंगे कि हाँ इसी परिवार का सदस्य है, वो लेकर जाएगा और जितना राशन ले जाएगा उतना ही चढ़ेगा। मानो कि उसको चाहिए था 20 किलो और वो लिया उसने 12 किलो, 8 किलो उसका नेट बैलेंस अगले महीने के लिए क्रेडिट हो जाएगा, अगले महीने ले जा सकता है। और अब तो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई कि 1 नेशन 1 राशन, यानी 1 नेशन 1 राशन कार्ड, कि एक राशन कार्ड किसी भी प्रदेश का कहीं का भी होगा, आप किसी भी जगह जाकर के और राशन ले सकते हो। अभी भी 19,000 परिवार ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड तो बाहर प्रदेशों के बने हुए हैं, लेकिन राशन वो यहाँ ले रहे हैं। कई बार माइग्रेट करके आ जाते हैं, वहाँ राशन कार्ड बना हुआ, उसको दोबारा राशन कार्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए ये आईटी से ही सब संभव हो पाया। आईटी हमारा जो कारगर सिस्टम इतना लागू हुआ कि उसके कारण से फर्जी कितनी बातें वो सब पकड़ी गई। जो सेवा देने वाले कराने वाले ये बिचौली और जो दलाल थे उनको उसमें पकड़ा और पकड़ के कईयों के खिलाफ तो हमने केस भी बनाए हैं। अब ऐसी जब चेंजेस की जाती हैं, चेंजेस करते समय हमारा दुर्भाग्य ये है कि जो विपक्ष के लोग होते हैं वो हर समय कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क हर चीजों में लगाते हैं। और क्वेश्चन मार्क ऐसा क्योंकि मुद्दे तो उनको मिलते नहीं है, सब चीजें सॉल्व हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं धीरे धीरे। उनको लगता है जनता को बहकाना है तो कैसे बनाया जाए, तो भ्रम फैलाना और भ्रम के साथ साथ भय फैलाना, डराना कि ये होगा तो ऐसे हो जाएगा, ये होगा तो ऐसे हो जाएगा। अभी ये जो 3 कृषि कानून लागू हुए, अभी जो सारा आंदोलन चल रहा है, मुझे पता है कि इसका भी कोई ना कोई प्रश्न आप लोग बाद में जरूर पूछेंगे, लेकिन भ्रम क्या है कि आपकी जमीनें बिक जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, ये मंडियां खत्म हो जाएंगी। अभी 2 साल हो गए हैं हमें भी अब उन कानूनों के बढ़ने के बाद, साल भर से तो शोर शराबा भी खूब हो रहा है, कोई मंडी खत्म हुई है क्या? बल्कि कुछ मंडियां जो बंद पड़ी थी वो हमने चालू की, नई मंडियां भी खोली हैं। अभी 3 दिन पहले ही हमने सिरसा के अंदर एक 50 एकड़ के लगभग जमीन खरीद करके उस मंडी का एक्सटेंशन किया है। मंडियां बंदी करनी होती तो हम ये क्यों आगे बढ़ाते, हमारा मार्केटिंग बोर्ड है उसको वाइंड अप करते, हम आगे बढ़ रहे हैं। एमएसपी, केंद्र सरकार केवल 2 फसलें गेहूं और धान यही खरीदते हैं, हम 10 फसलें खरीदते हैं। और ये हरियाणा ही है सरकार के 10 फसलें किसानों की खरीदी जा रही है, प्रोक्योरमेंट की जा रही है एमएसपी पर, कोई स्टेट पास की नहीं ले रही है। ना पंजाब है, पंजाब के लोग यहाँ बैठे हैं, बता दीजिए इन 2 फसलों के अलावा कितना प्रोक्योर करते हैं। अरे ऐसे राजस्थान के लोग, खास करके ये जो राजस्थान में पैदा होने वाला बाजरा,
हमारा चूंकि बॉर्डर लगता है, वहां तो 1200-1300 रुपए में बिका मंडियों में, हमारे यहाँ 2150 रुपए में खरीदा 2 लाख मीट्रिक टन, और वो घुसपैठ करके और स्मगलिंग करके वहां से ले आए। हमारा बाजरा हमको खरीदना पड़ा, बाद में सस्ता बेचना पड़ा। अब इन चीजों को भी हम उसी आईटी के माध्यम से रोक रहे हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये हमने इसलिए चालू किया कि इस प्रकार की जो स्मगलिंग हो रही है अनाज की और स्टेट के एक्सचेकर पर इसका जो बोझ पड़ रहा है, इसको हम रोकें। और अब तो किसान को बताया गया है, उसको उसका लाभ भी मिल रहा है कि आप हर साल जो जमीन में बुआई करते हैं, और ये लाभ केवल जमीन के मालिक को नहीं है, पहले मालिकों को ही लाभ मिलता था। अब हमने कहा कि जो काश्तकार है, जो वास्तव में किसान है, बुआई करता, जमीन उसकी नहीं भी है, प्रावधान उसके कर दिए कि वो भी रजिस्टर करे। अगर फसल वो होता तो फसल की बिक्री भी उसी के द्वारा होगी। कल को कोई कंपनसेशन मिलना है तो वो भी उसी को मिलेगा। पहले क्या था कि जो जमीन का मालिक होता था रिकॉर्ड में, रेवेन्यू में, उसको पैसा जाता था, वो भले ही यहां किसी गांव के अंदर जमीन है और मालिक बैठा मुंबई में, कलकत्ता में, पैसा उसको जाता था, फिर वो वापस देता था, दे ना दे उसकी मर्जी होती थी। हमने कहा नहीं, जो फसल बोने के ऊपर रजिस्टर करेगा, हम ये चीजें उसको देंगे, मालिक को नहीं देंगे। किसान तो वास्तव में वो है जो बुआई करता है, वो तो भू मालिक है, वो किसान नहीं है। तो इसलिए ये प्रावधान भी हमने आईटी के माध्यम से किए। हमने अभी बुजुर्गों की पेंशन बैंकों के द्वारा की। भ्रम क्या फैलाया गया कि बैंकों में जाएंगे और इनको लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा, 80 साल का बूढ़ा है कैसे खड़ा होगा। हमने वो प्रावधान किए कि उनको घरों में पहुंचाया जाए, लेकिन इन्होंने भ्रम फैलाया कि इन बुजुर्गों को लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, उनको क्यों ना, उनके मन में बगावत क्यों ना भरी जाए। हमने इसी प्रकार मेरा पानी मेरी विरासत ये कहा। आखिर पानी बचाना हमारा उद्देश्य था। पानी का संकट कितना है इस समय हम सब जानते हैं, जो किसानी से संबंध रखते हैं, गांव से जिनका संबंध है, कि पानी जमीन में हर साल बहुत क्षेत्र ऐसे हैं जहां 1 मीटर ऑन एवरेज साल का नीचे जा रहा है। यानी 1 मीटर का मतलब है कि पिछले 10-12 सालों में उस इलाकों में 10-12 मीटर नीचे जा चुका है। और जो ट्यूबवेल हैं उनको हर साल 10 फुट, 15 फुट, 8 फुट पाइप और नीचे डालना पड़ता है ताकि पानी को नीचे से उठा सके। वो सब कहते हैं कि हाँ पाइप में डाल रहे हैं हम, नीचे पानी नीचे जा रहा है। जब हमने शुरू किया कि धान की बुआई कम करो ताकि पानी की बचत हो, और माइक्रो इरिगेशन से फसलों पर आओ, खुली इरिगेशन मत करो, थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है कई बार। अब जब सख्ती की तो उस समय इन्होंने भ्रम फैलाया क्या कि धान बंदी हो जाएगी, धान को नहीं बोने देंगे, किसानों के विरोध में जा रहे हैं। और आज मैं कहता हूं 90% किसान को समझ में आ चुकी है बात, क्योंकि इसलिए हमने आह्वान किया 1 लाख एकड़ इस बार टारगेट है हमारा धान कम बोने का। हमने 1 लाख एकड़ जब लोगों को कहा, लोगों ने कम कर दिया। इस बार 2 लाख एकड़ हम धान कम करेंगे, रजिस्ट्रेशन चल रहा है। इसलिए उन्होंने भी नहीं 2 लाख होगा तो कम से कम 1 लाख से तो ऊपर जाएगा ही, 1.5 लाख जाए, 1.25 जाए, लेकिन लोग अपने आप आगे बढ़ रहे हैं। हम 7,000 रुपये पर एकड़ दे भी रहे हैं। यानी इसको कहते हैं ग्रीन सब्सिडी। अमेरिका में इस प्रकार की सब्सिडी चलती है, वो तय करते हैं कि ये चीज मत करो, उसके हम सब्सिडी देंगे। हमने ये ग्रीन सब्सिडी चालू की है इस बार कि पानी बचाना है तो ये फसल मत बो, हम पैसा देंगे। हमने बाजरे पर भी कहा है कि बाजरा कम करके सब्जियां या दालें या अन्य फसलें बोओगे तो हम 4,000 रुपये एकड़ वहां भी देंगे, और वहां भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। लोग मान रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते हैं, लोगों को उसकी सहभागिता बतानी पड़ती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि सबका साथ सबका विकास, जन भागीदारी करेंगे तो लोगों को समझ में आएगा ये है। और ये जन भागीदारी आपको मालूम है कि जो भौतिक विकास है, जिसको मैं हार्डवेयर कह रहा हूं, उसमें जनता की जन भागीदारी नहीं होती। सरकार को पैसा खर्च करना है, टेंडर देना है, किसी भी ठेकेदार ने आके उसको बढ़ाना है और बिल्डिंग खड़ी करने चले जाना है, ये सड़क बना के चला जाना है। जो लोगों में हमने उनके स्वभाव बदलने हैं, वहां उनका रहन सहन को आसान बनाना है, या जो समस्या ऐसी जो भावी पीढ़ी को भी आकर के भोगनी पड़ सकती हैं, उसमें जन जागरण करना पड़ता है। मेरा पानी मेरी विरासत का मतलब यह है कि हम अपनी विरासत में आने वाली पीढ़ी को केवल जमीन ना देके जाएं, जमीन के साथ साथ क्या देके जाएं, पानी भी देके जाएं। अगर पानी नहीं देंगे तो सूखी जमीन बंजर जमीन है, बंजर जमीन से अगली पीढ़ी का
कोई भला होने वाला नहीं है। तो मित्रों, ये सारी चीजें कांग्रेस का जो ये भ्रामक प्रचार है वो भी हम सहन कर रहे हैं, फिर भी हम उनको हमेशा सलाह देते हैं, एक अच्छे विपक्ष के नाते रचनात्मक काम की भूमिका निभाओ, ठीक को ठीक कहो, गलत को गलत कहो। लेकिन अभी तक उनके पास मुद्दे तो है नहीं। जब मुद्दे नहीं है तो एक स्वभाव है, ठीक है उसको गलत कहो, गलत है उसको ठीक कहो, जनता को भ्रम में डालने के लिए। लेकिन हमको ये विश्वास, और मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि इसी क्रम से चलते रहे तो उनका भविष्य अंधकार में है, और हमें तो सूट करता है उनका भविष्य अंधकार में रहे। तो हम तो अपने अगले 5 साल की भी तैयारी कर रहे हैं, न केवल 24-29 तक। और इसीलिए कर रहे हैं कि ये सारे जो काम वो कर रहे हैं उनको पता है, उनको पता नहीं है, उनको पता हो जाए तो शायद ना करें। उनको पता नहीं है जनता क्या चाहती है। जनता सिस्टम्स को चाहती है, जनता तकलीफें नहीं चाहती है। जनता, वो जमाना चला गया, भ्रम में अब नहीं रहना चाहती, समझती है, जल्दी समझती है। हाँ, जिनको बिल्कुल 2-2-5 ना मानूं वो करना तो कर। मैंने एक असेंबली में इस बार सुनाया, आपने सुना कि नहीं सुना? एक पति जो है अपनी पत्नी से जाके कहता है कि भगवान आज मैं एक शर्त लगाया। कि क्या शर्त लगाया? मैं शर्त लगाया कि 2-2-5 होते हैं। कितनी शर्त लगाई? कि 100 रुपये की। अरे भाई तू तो 100 रुपया हार गया। बोले कैसा हार गया? कि 2-2-5 होते ही नहीं है, 2-2-4 होते हैं, पत्नी कहती है। कहने ले मैं मानू भी, मैं मानू ही नहीं। तो अगर किसी ने ये धारण कर रखा कि मैं नहीं मानूं, तो उसको समझाने का भी अर्थ नहीं होता है। इसलिए हमारे इन विपक्ष के मित्रों का ये हाल है, इन्होंने अपने घर में तय कर रखा है ना मानो। तो नहीं मानना तो भैया मत मानो, हमारा काम है बताना, हम बता रहे हैं। मित्रों, हमने सुशासन के नाते ये कहा था, हर वर्ष 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस मनाते हैं। 2020 हमने सुशासन वर्ष ये मनाया था, और बहुत से काम उसमें, यानी इस आईटी के कारण से हम जो कोविड की लड़ाई लड़ पाए, उसका एकमात्र यही कारण था कि हमने कोरोना के सिस्टम, ये अपने आईटी के सिस्टम खड़े किए। एक व्यवस्था खड़ी के परिवार पहचान पत्र, और उस परिवार पहचान पत्र में हर परिवार की बेसिक जानकारी, डाटा, ये हम ले रहे हैं। इस समय तक 63 लाख परिवारों ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया उस पर। उनके परिवार में सदस्य कितने हैं, बड़े कितने हैं, छोटे कितने हैं, विद्यार्थी कितने हैं, कमाने वाले कितने हैं, वृद्ध कितने हैं, और निशक्त कितने हैं। मानो किसी कारण से दिव्यांग हो गया या कोई ऐसा जो काम नहीं कर सकता है, उनकी भी जानकारी, ताकि समय आने पर उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसको उनके घर पहुंचा सकें। फिर उनका बैंक अकाउंट नंबर भी हमने लिया है, उनके बच्चों की पढ़ाई क्या है, उनके परिवार के सदस्य पढ़े लिखे कितने हैं, रोजगार कितने हैं, बेरोजगार करने वाला कौन है, उसमें से आगे बढ़ रहे हैं। और दिव्यांग, ये जो कोविड में, कोरोना में वो डाटा हमारे पास था, इसलिए जो सहायता हमने घोषित की उनके घर पहुंचाई। हमने वो बीमार, कोरोना पीड़ित जिन्होंने घर में रह करके होम आइसोलेशन के अंदर इलाज किया, हमने उन सबको 5,000 रुपया नगद दिया। जो हमारे बीच में नहीं रहे, ऐसे बीपीएल के परिवार, चाहे दोनों सालों में कभी भी डेथ हुई हो, उनको भी 2 लाख रुपया उनके घर पहुंचाया है। जो बच्चे माता पिता विहीन हो गए, जिनको हम अनाथ कहते हैं, ऐसे बच्चों की शिक्षा का खर्च 2500 रुपया महीना, ये उनको भी हम दे रहे हैं। जो परिवार उनको पाल रहे हैं उनको भी हम दे रहे हैं। जो बेटियां हैं उनके खाते में अलग से पैसे जमा करा रहे हैं। तो ये क्यों संभव हो पाया? ये इसलिए संभव हो पाया कि हमारे पास एक आईटी का डाटाबेस, ये उस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से बना हुआ था। अब इस बार जो उसका एक्ट हम लेकर के आए, तो इनको यही तकलीफें शुरू हो गई कि इस डाटा को आप क्या करोगे, इस डाटा का तो दुरुपयोग होगा, ये डाटा तो लीकेज हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि इस डाटा के माध्यम से लाभार्थी कौन है। हम कहते हैं लाभार्थी तुमको पहले ही पता है। क्या हमको ये पता नहीं है कौन कौन सरकारी पीडीएस दुकानों से राशन ले रहा? पता है ना। हमको ये नहीं पता कि किस किस की नौकरी लगी है। हमारे शासनकाल में 82,000 लोगों की जो नौकरी लगाई है हमने, वो हमको पता नहीं है क्या? कौन कौन 2,500 रुपया पेंशन ले रहे हैं, ये हमको पता नहीं है क्या? कौन सा लाभ लेने वाला ऐसा विषय है डाटा का
जो आज हमको पता नहीं है और परिवार पहचान पत्र बनाने के बाद पता लग जाएगा। हाँ, ये डाटा जो अभी अलग अलग विभागों के पास है, कोई फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के पास है, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट के पास है, कोई लेबर के पास है, कोई किसानों के पास है, कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास है जिनकी रजिस्ट्रियां हैं, यानी अलग अलग बिखरे हुए डाटा, कोई उनका आपस में तालमेल नहीं होता। और उसमें से जब बीच में गलत काम करने वाले गलत प्रक्रिया कर जाते हैं, उसको ढूंढने में ही मुश्किल हो जाती है कि किसने किया, कौन कर ले गया। कांड तो होते रहे हैं हमारे यहां भी, कई प्रकार शुरू में चोरियां हुई, इसी डाटा के खेल में हुई है। हमने उसको चेक किया, आधार बेस्ड एडमिशन शुरू किए, 2.5 लाख बच्चे ऐसे निकले जिनका 2 स्कूलों में एडमिशन है। प्राइवेट स्कूल में भी है, सरकारी स्कूल में भी है। सरकारी स्कूल में इसलिए मानते हैं कि पढ़ाई अच्छी है, वहां फीस देते हैं, पढ़ाई कराते हैं। प्राइवेट स्कूल में इसलिए कि वहां फीस मिलती है, फीस माफ होती है और वो नगद मिल जाती है, खाते में आ जाती है, मिड डे मील मिल जाता है, वर्दी मिलती है, बस्ता मिलता है, सामान मिलता है, वहां से वो ले लेते हैं। तो डबल एडमिशन ये हमने बंद किए। ओल्ड एज पेंशन, जिनकी आयु 60 साल नहीं थी, वो बंद की। जो जमीन पर है ही नहीं है, भगवान को प्यारा हो गया, उनकी पेंशन चल रही थी। तो ये सारी चीजें हमको लाभ हुआ इस आईटी के माध्यम से ही, के कारण से। 2020-21 हमने मनाया था सुशासन का जो वर्ष है। 21-22 हमने घोषणा की थी कि हमारा सुशासन परिणाम वर्ष निकलेगा। और परिणाम वर्ष, मुझे खुशी है इस बात की कि जो हमने उस समय सुधार किए थे, उन सब सुधारों का आज परिणाम निकल रहा है। जनता को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। वरना जो धरने होते थे, जो प्रदर्शन होते थे, बिजली नहीं है जी हमारे यहाँ, गांव में बिजली, हमने हमारा गांव जगमग गांव योजना शुरू की। लोगों ने कहा ये चलेगी नहीं, क्यों? लोगों को बिल भरने की आदत नहीं है। मुझे याद है 2014 की यानी 15 की पहली मेरी ग्रामीण रैली थी और मैंने झोली फैला करके लोगों से बिल मांगे थे। एरिया ऐसा था जहां के लोग बिल ना भरने में अपना मानी सम्मान मानते थे, अपना गौरव मानते थे कि जो बिल नहीं भरता वही बड़ा है, जो बिल भरता है वो डरता है। ये वहां की धारणा थी। धीरे धीरे उस काम को हमने आगे बढ़ाया, कई प्रकार के छूट दी उनको, कई प्रकार का उनको अपील की, और आज उसका असर इतना है कि इस समय 6700 गांव में से 5500 गांव ऐसे हैं जहां 24 घंटे बिजली जाती है। 24 घंटे, किसी प्रांत में नहीं है आसपास, न यूपी में है, न पंजाब में है, न राजस्थान में है। 5400 गांव में 24 घंटे बिजली जाती है। और आज तो स्थिति ये हो गई है कि जहां 24 घंटे बिजली नहीं है, लड़की लड़के के रिश्ते में जब विषय चलता है तो लड़की वाले पूछ लेते हैं तुम्हारे गांव में बिजली कितने घंटे आती है। अगर 24 घंटे नहीं आती तो रिश्ता नहीं करते। अब वो जो नए नए बच्चे हैं वो शुरू हो गए हैं, भाई गांव में 24 घंटे बिजली लाओ। अभी ये गांव के अंदर मैं गया, और रवि दैया का कौन सा गांव था, नारी, नहीं भरते थे बिल। संयोग से वहां का एक नौजवान को मेडल मिल गया, उसने मुझे बुला लिया, मैंने मंच पर पूछ लिया, मैंने गांव में बिजली कितनी आती है? आवे ही को नहीं जी, नहीं आती। तो फिर मैं समझ गया तुम बिल नहीं भरते होंगे, हंस पड़े सारे। मैंने पता कराया कि इनके यहाँ गांव में टोटल बिजली का बिल कितना है जो पेंडिंग है। उन्होंने कहा कि इस समय 660 लोगों की तरफ लगभग 50 लाख रुपए पेंडिंग है, जिसमें से 20 लाख रुपए पेनल्टी है, 30 लाख रुपए ओरिजिनल बिल है। मैंने वही मंच पर घोषणा की, मैंने कहा भाई ये 20 लाख जो पेनल्टी है अगर ये माफ कर दे और वो 30 लाख रुपया भी एकदम नहीं भरना, 1 साल की 12 किस्तें बनवा लो, भर दोगे क्या? भर देंगे। यही था ना, आप तो थे वहां। उनका हाँ भर देंगे। हमने कहा 20 लाख माफ, 30 लाख रुपया 12 किस्तों भरवा के एक्शन को कहा अगले दिन चले जाओ, सबके बिल भरवाने शुरू कर दो, पेनल्टी ब्याज माफ कर दो। अब ये सारी व्यवस्थाएं पहले भी तो सरकारें थी, कर सकती थी ना। पहले क्या होता था, घोषणा करनी है कि हमने इतने लाख करोड़ रुपया इतना माफ किया, किसानों का माफ किया। हमने कहा हम घोषणाएं नहीं करते, हम व्यवस्थाएं ठीक करते हैं। हमने भी हरको बैंक का यानी करोड़ों रुपया माफ किया, जो ब्याज और पेनल्टी माफ की जाती है, कभी मूलधन माफ नहीं होता है, हमने माफ किए और उसमें से बहुत बड़ी रिकवरी हुई। एनपीए खत्म हो गए, लेकिन मैंने पॉलिटिकल शोर नहीं मचाया कि चुनाव के समय शोर मचाओ कि फला स्टेट ने और किसानों के माफ कर दिए।
इनकी जो कांग्रेस की पार्टी मध्य प्रदेश में, उन्होंने भी घोषणा की थी, राजस्थान ने भी घोषणा की थी कि किसानों के ऋण माफ कर दिए। कोई माफ नहीं करता, और कोई सरकार हिम्मत करके माफ भी करती है तो उतना ही करते हैं, ब्याज और पेनल्टी। मूलधन तो कभी कोई बैंक ब्याज माफ करने ही नहीं देता। ये रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है। क्या मूलधन किसी को माफ नहीं करोगे? एनपीए तो कर दोगे, नहीं मिला तो नहीं मिला, सरकार माफ नहीं करेगी। हम तो लोगों के लिए यानी योजनाएं बनाते हैं। हमने इस साल एक नया प्रावधान किया, विवादों का समाधान। विवादों के समाधान में कितने ही तरह के, एचएसवीपी, एचएसआईडीसी, मार्केटिंग बोर्ड, वैट और जीएसटी, फिर इनका रोडवेज का, परिवहन का जो उनके कर टैक्सेस थे, पासिंग जो कराते थे वो पेंडिंग बहुत पड़े थे, माइंस खनन के जो बकाया थे, स्टाम्प ड्यूटी, सरकारी कुछ मामलों में स्टाम्प ड्यूटी की बहुत पेंडिंग चीजें थी, और भी कितने ही विभाग ऐसे हैं कि जितनी पेंडेंसी है वो निकाल के लाओ, और निकाल के लाओ उसमें जो अब जो लोग नहीं दे सकते, 20-20 साल, 30-30 साल, 50-50 साल पुराने हैं। हर को बैंक में आज भी कुछ अकाउंट ऐसे हैं जो 1994-95 में लोन लिया था, अब 94-95 26 साल बाद पीढ़ियां बदल गई, कौन देगा? अल्टीमेटली हमने उसमें कहा कि इस डेट से पहले वाले तो सारे रद्द कर दो। अपने घर में भी तो नुकसान हो ही जाता है, उनका नुकसान हुआ है तो सरकार भरेगी, कहीं से भी लाएंगे, टैक्स लेंगे, अपनी इनकम जो होगी उसमें डालेंगे, लेकिन आदमियों की तकलीफ दूर करो। आज जो आदमी अपने सिस्टम को ठीक करना चाहता है उसको अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार कोई किसी ट्रैप में फंस गया तो उसको ऐसा फंसाते हैं, और सरकारी सिस्टम तो ऐसे है, ब्याज अगर बैंकों का 6% है तो सरकारी विभाग पहले 15% कहते हैं, फिर कहते हैं हाँ 1 साल नहीं भरा तो 30% हो जाएगा, फिर 50% हो जाएगा, फिर 100% हो जाएगा। एक आदमी की 10-12 लाख की प्रॉपर्टी थी, 4 करोड़ रुपए का उसके ऊपर पेनल्टी लगा कर रखी हुई थी। मैंने कहा भाई 10-12 लाख का प्लॉट लेगा ही क्यों? ये उसका माथा खराब है, उसको हिसाब नहीं आता क्या? कई जगह तो सिर्फ उसको देना ही है, लेना कुछ नहीं है, प्लॉट भी नहीं लेना है, कुछ नहीं करना, लेकिन उसके नाम नील करने के लिए 4 करोड़ दे जाओ या 2 करोड़ दे जाओ तब नील करेंगे। बहुत विवादों के समाधान हमने किए, जितनी पेनल्टीज थी, जितने ब्याज थे, जो हम समाप्त कर सकते थे वो किए। व्यवस्था बदलने में एक लाल डोरा व्यवस्था, ये आपको मालूम है, गांव के अंदर एक लाल डोरा होता है कि ये लाल डोरा के अंदर की जो जमीनें हैं इसकी कोई रजिस्ट्री नहीं होगी, रेवेन्यू रिकॉर्ड में कुछ होता ही नहीं है। अगर रजिस्ट्री करानी भी है तो पंचायत लिख के दे दे तब रजिस्ट्री होती है, पंचायत के पास खाता होता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में खाता नहीं होता। जब हमको पता लगा हमने कहा बेकार में, आज देश स्वतंत्र है, अंग्रेजों के टाइम का था वो लाल डोरा, उनको लगता था ये गांव के अंदर रहने वाले लोग हैं, इसकी रजिस्ट्री हम क्यों करेंगे, ये पंचायत अपने आप रख ले। आज तो गांव के अंदर भी, शहरों के अंदर जो गांव मिल गए हैं उनकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हो गई है, और वहां भी समस्याएं हैं। सब लाल डोरा को खत्म करके और अब उन्हें रेवेन्यू रिकॉर्ड बनाए हैं, सबकी रजिस्ट्रियां दे दी। 100 रुपया दो, अपने मकान की रजिस्ट्री करा लो। पंचायत पहली बार उसकी तस्दीक करती है कि हाँ ये इनका मकान है, क्योंकि रिकॉर्ड पिछला तो है नहीं। आगे इस रिकॉर्ड के आधार पर अपनी जमीन को बेच सकते हो, लोन ले सकते हो, मलकियत मेरी है ये कम से कम चौड़े होकर कह तो सकते हो। आदमी मालिक तो बनता मकान का, वरना तो धरती पर बैठा है, मकान उसका है लेकिन नाम कुछ नहीं है। तो लाल डोरा खत्म करके हमने ये जो स्वामित्व योजना देश भर में चली है, ये सबसे पहले हमारे यहाँ लाल डोरा शुरू हुआ, इसके बाद प्रधानमंत्री जी को पसंद आई तो सारे देश में लागू की है। उसका नाम अब हो गया प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। लगभग 6000 गांव में ड्रोन की मैपिंग हो गई है, 1500-1700 गांव बाकी है, इसको भी करके और ये हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, बुनियादी बातों का मैंने आपके सामने चर्चा की है। विषय तो हमारे विभाग के लोगों ने, बाकी लोगों ने इतने दिए हैं। ये भी कह रहे थे एक दिन कि हमें छांटना मुश्किल हो रहा है कि इन 25 दिनों में जो आपने काम किया है हम क्या क्या छांट के दें आपको। मैंने कहा भाई कुछ दे दो जो मेरे ध्यान में आएगा, मैं बोलूँगा, मैं टाइम लिमिट रख लूँगा कि मैं सिर्फ 45 मिनट बताऊँगा, बाकी उनको कहूँगा जो पूछना पूछो। हो गए 45 मिनट के नहीं? सामाजिक सुरक्षा पेंशन हम जब आए तो 1000 रुपया थी, हमने आते उसको एक टर्म में 2000 किया, अभी 3000 किया है, हर साल उसको बढ़ा रहे हैं। और अब तो इसको हमने वो जो प्राइस इंडेक्स है उसके साथ जोड़ दिया है, और बहुत चीजें प्राइस इंडेक्स के साथ जोड़ते जा रहे हैं। ये जो हर डिपार्टमेंट, हर वर्ग,
हर साल आके खड़ा हो जाता है कि महंगाई हो गई जी, हमारी तनख्वाह बढ़ा दो, महंगाई हो गई जी, हमारी फीस बढ़ा दो, महंगाई हो गई जी, हमारी पेंशन बढ़ा दो। धीरे धीरे करके एक एक चीज़ हम जो प्राइस इंडेक्स है उसके साथ जोड़ते जा रहे हैं। भैया ये मांगना बंद करो, स्वाभिमान की जिंदगी जियो कि हर वक्त मुख्यमंत्री आया या कोई मंत्री वहां गया डिपार्टमेंट का तो इंतजार रहता क्या लाए हो जी, और फिर जाने वाला होता है क्या दे के जाओ जी, आप अपने ऊपर मत लेना। यहां मेरी जिम्मेदारी बनती है, वो जिम्मेदारी पूरी करके जाऊंगा। नहीं, आपको कहना भी नहीं है, बिना कहे, जो बिना कहे हो जाए वो ज्यादा आनंददायक होता है। कह के कराया ऐसे ही कराया, ऐसे नहीं कराया, मैं तो कह रहा हूं कहना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए मित्रों, हमने वो पेंशन जो है वो बढ़ा दी और अब उसको हर साल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से उसको बढ़ाते जा रहे हैं। पॉलिटिकल नारे कुछ होते हैं अलग अलग, वो अलग अलग पार्टियों के भी होते हैं, लेकिन रीजनेबिलिटी हर कोई समझता है। अगर किसी ने 5,000 10,000 भी कहे हैं पार्टियों ने, तो उनको अकेले में जब पूछते हैं वो कहते हैं भाई कहां से लाओगे, कोई कहते हैं बजट कहां से लाओगे। पैसा देना लेना इसका सीधा संबंध बजट से है कि आपके पास आया कितना और आप देंगे कहां, कितना देंगे और कहां कहां देंगे। एक जगह लगता है कि प्रायोरिटी नंबर 1 है, वहां ज्यादा देना पड़ता है, एक लगता है कि प्रायोरिटी नंबर लास्ट है, वो कम में भी काम चलता है। तो इसलिए ये सारे सिस्टम साल में बैठ करके विचार करने पड़ते हैं, उसी में से बजट को ऊपर नीचे करना पड़ता। तो हमने इसमें ये भी 2500 किया, मुख्यमंत्री विवाह शगन योजना ये भी 51,000 रुपया कर दी, और जो प्रधानमंत्री आवास योजना एक बड़ी योजना है, इसके लिए हमने हाउसिंग फॉर ऑल ये एक डिपार्टमेंट अलग बना दिया है। हम अब सर्वे में जो परिवार पहचान पत्र का सर्वे हो रहा है उसमें सर्वे करेंगे और हर एक परिवार के सिर पर छत है कि नहीं। केवल कोई डिक्लेयर करता है उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमने देख लिया उसमें गड़बड़े बहुत हुई हैं। जिसके 4 मकान पहले किराए पर चढ़े हुए हैं वो भी अपने बच्चों के इधर उधर के नाम करा दिए, मेरे नाम कोई मकान नहीं है इसलिए मुझे मकान दे दो, और वो 2-3 लाख रुपया उसकी सब्सिडी मिलती है, उस लालच में सब कराते हैं। हम अब तय करेंगे कि परिवार जो है उस परिवार में किसी के भी नाम हो, यानी परिवार की अगर अपनी किराए की प्रॉपर्टी उसने दी हुई है उसको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। हाँ, जिसके पास बिल्कुल प्रॉपर्टी नहीं है, मकान अपना नहीं है, उसको परिवार को उसको छत उसके सिर पर हो, उसकी सहायता करना ये अति आवश्यक है। 1,80,000 रुपए की इनकम वाले जो लोग हैं जिनको हम बीपीएल डिक्लेयर कर रहे हैं, पहले ये भी राशि 1,20,000 रुपये होती थी। अब हम इसको जैसे ही सर्वे पूरा हो जाएगा इस साल में हमारा, तो उसमें 1,80,000 रुपये बीपीएल हो जाएगा। उस बीपीएल के अंतर्गत उनको जो सुविधाएं देनी है सबसे पहले इनको देंगे। पीछे एक थोड़ा विवाद हो गया था कि पत्रकारों को भी सुविधा दी जाए, हमने कह दिया अभी 1,80,000 वाले आ जाओ, बाकी छोड़ दो। तो खैर हमने फिर 1,80,000 हमने ही विड्रा कर लिया, कोई बात नहीं है, पत्रकारों को तो सबको दे दो। बहुत सी चीजें ऐसी है बिना लिमिट लगाए ये दी हैं, लेकिन सही मायने में अंत्योदय की भावना यही है कि जो गरीब है उसकी सहायता होनी चाहिए, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो पत्रकार है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो आम आदमी है। जो गरीब है उसका पहला अधिकार है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय की कंसेप्ट हमारे सामने रखी थी। अंतिम का उदय, ये लक्ष्य प्राप्त करना है, और जब अंतिम के उदय की भावना सबके मन में रहेगी फिर किसी को तकलीफ नहीं होती। हर किसी को लगता है ये डिजर्व करता है, और जो डिजर्विंग आदमी को चीज मिलती है, नॉन डिजर्विंग की इच्छा भी करता है, तभी उसको तकलीफ नहीं होती है। 1 मिनट सोचता है कि मुझे मिल जाती तो अच्छा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको मिली है तो इसको मिलनी चाहिए थी। और अगर नॉन डिजर्विंग को मिल जाए तो जो डिजर्व करने वाले जितने होते हैं उनको तकलीफ बहुत होती है कि यही है सरकार का दामाद, सब कुछ ले जाता है। ऐसी गालियां ऐसे लोगों को पड़ती हैं जो लोग बिना पात्रता के और चीजों को ले जाते हैं। तो हमने इसी प्रकार से किसानों के कल्याण के लिए जो बातें की हैं, कृषि पर सब्सिडी, देश भर में जितनी सब्सिडी किसी भी प्रांत में सबसे ज्यादा सब्सिडी हम दे रहे हैं किसानों को, चाहे उनके हथियार हों, चाहे छोटे हों बड़े हों, सब पर दे रहे हैं। खाद पर सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट जितना देती है वो देती है। हम इस पर धीरे धीरे ला रहे हैं
कि आप लोग नेचुरल खेती के ऊपर आओ। ये एक अभियान चला रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती के ऊपर आओ, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर के द्वारा जो खेती पैदा होती है इसका बहुत बड़ा एक नुकसान। भूख लगती है, खाना तो हमने है, रोटी हर किसी को खानी है, लेकिन अगर ऑर्गेनिक खेती के गेहूं की या सब्जी का उपयोग करेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। आज ये सबसे ज्यादा जो कैंसर की बीमारी सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही है, ये दूषित पानी या दूषित खाद्यान्न, ये इसके कारण से बढ़ रहा है। ये आपका जो बठिंडा का एरिया है जिसमें इतना कैंसर हो गया है, कैंसर, वहां से एक ट्रेन चलती है बठिंडा से बीकानेर तक, उसका नाम है क्या? कैंसर ट्रेन, क्योंकि कैंसर के इलाज के लिए जाते हैं बीकानेर लोग, भर के जाती है। तो ये कैंसर की महामारी जो है, ये खाने पीने की जो अशुद्ध चीजें हैं इसके कारण से है। ये केमिकल के खाद हमने चलवाए तो इसलिए, लगाए तो इसलिए, देश में दुनिया भर में चले। जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, खाद्यान्न कम पड़ गया, इसकी मात्रा बढ़ानी है, तो फिर ये केमिकल फर्टिलाइजर की इजाद हुई। बजाय देसी खाद डालने के, ये डाल करके जो हमारा 10 क्विंटल होता था उसको 20 क्विंटल 25 क्विंटल तक में ले गए। लेकिन आज नेचुरल खेती के ऐसे ऐसे प्रावधान आ गए हैं कि वही खाद्यान्न हम 20-25 क्विंटल उससे भी ले सकते हैं। लेकिन किसान धीरे धीरे आ रहा है, एकदम जल्दी नहीं आ रहा। तो इसलिए किसानों को हम सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और किसानों को भी कह रहे हैं कि जो कैश क्रॉप्स हैं उनकी बुआई करो, जिसमें कैश ज्यादा मिले, इनकम ज्यादा हो। ये जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं, अभी हरियाणा में लगभग 550 हैं, इससे ज्यादा नहीं है। इनसे जब बात करते हैं, 1 एकड़ का 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए भी इनकम कमाता है। और ये जो सामान्य किसान है जो केवल परंपरागत तरीके से खेती करता, 30,000 से ज्यादा नहीं कमा पाता है, गैप बहुत है। तो उसके लिए हमने अलग से योजना बनाई है कि जो प्रगतिशील किसान है उनकी सम्मान योजना, कि उनको पैसा, अपने जैसे 10 किसान और बनाओ तो उनका अलग से पैसा देंगे। 500 हैं, 10 और बनाएंगे, 5,000 तो बनेंगे। और अच्छी अच्छी उनके पास पद्धतियां हैं, उससे कर रहे हैं। एफपीओज जो प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है, एफपीओज बनाए, इसमें सरकार की ओर से पैसा बहुत दिया जाता है। हमारे यहाँ लगभग 500 एफपीओज अभी चल रहे हैं, 1500 और इस साल बढ़ाने वाले हैं। ये एक कोऑपरेटिव सिस्टम है ताकि अपनी फसल बो करके और मार्केट को अपने ढंग से वो करें, ताकि कहीं रिटेल शोरूम भी उन्होंने बनाना है तो अपने ढंग से बना करके उसको करें। बहुत अच्छा प्रयोग चल रहा है। तो एफपीओज का प्रयोग कोऑपरेटिव खेती के नाते, कोऑपरेटिव मार्केटिंग के नाते ये सब हम कर रहे हैं। जो मंडियों से पैसा दिया जाता है किसान को सीधा, ये भी एक बड़ा क्रांतिकारी कदम। हालांकि इसमें केंद्र सरकार का भी आग्रह था, एफसीआई का भी, हमने उसको लागू किया। सबसे पहले हरियाणा ने लागू किया, फिर पंजाब को लागू करना पड़ा। एफसीआई ने कह दिया नहीं आप करोगे तो आपके यहाँ प्रोक्योरमेंट नहीं होगी। तो सीधा पैसा अब किसान के खाते में जाता, जो उसने लाखों रुपया खाते में कभी देखा नहीं था। पैसा उसका आड़ती ले जाता था, मर्जी से देता था, पैसे देना, इन काइंड देना, उसके घर में काम करवाना, जो कुछ करता था वो अपने ढंग से काम करता था। लेकिन किसान की आय, अगर ये सीधा पैसा जाएगा और ठीक से उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा तो कम से कम 20-25% आमदनी तो किसान की इसमें बढ़ती है। किसान की डबल आय करने का जो एक मिशन है उसमें ये एक प्रकार से काम आएगा। फिर हमने जितने तालाब हैं उन तालाबों को ठीक करने के लिए 14,000 तालाब है हरियाणा में, उनको ठीक करने के लिए तालाब अथॉरिटी बनाई अलग से। पहले बड़े बड़े तालाब, दूषित तालाब, ओवरफ्लो करने वाले, इनको ठीक करो। बाद में फिर सामान्य तालाब उनकी खुदाई करानी है वो कराओ, जिनमें पानी नहीं पहुंचता उनमें पानी डालो। तीनों श्रेणियां हैं तालाबों की हरियाणा में। दक्षिण हरियाणा में कुछ है, मध्य हरियाणा में कुछ है, इधर ऊपर हरियाणा में कुछ और है। तो बड़े बड़े तालाब बड़े बड़े गाँव में भी हैं। तो ऐसे उनको सबको ठीक करना। महाग्राम योजना के अंतर्गत हमने जो लगभग 150 गाँव, 135-140 गाँव हैं, इनमें सीवरेज की व्यवस्था, और फिर एसटीपीज, फिर उस प्रकार के जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उसके माध्यम से उस पानी को दोबारा से सिंचाई में उपयोग करना, ताकि वो वेस्ट पानी ना जाए, रीयूज, रिसाइकल। तो इस योजना से भी हम चल रहे हैं। सूक्ष्म सिंचाई का मैंने आपको बताया ही है कि अब सूक्ष्म सिंचाई के अगर कोई लगाएंगे, व्यवस्था करेंगे, उसी को बिजली का कनेक्शन देंगे। बिजली के कनेक्शन की मारामारी रहती है, ट्यूबवेल से पानी नीचे से खींचते हैं। पानी सूक्ष्म सिंचाई के कारण से जितनी फसल हमारी खुले सिंचाई में पानी का उपयोग होता है उससे 1/3 पानी लगता है सूक्ष्म सिंचाई में। तो पानी का प्रबंधन, और बल्कि इस पानी के प्रबंधन में तो हमें इस बार देश भर में पहला अवार्ड मिला है वाटर मैनेजमेंट का, जो
डिपार्टमेंट है दिल्ली केंद्रीय सरकार का, उन्होंने पहला अवार्ड हमने दिया है कि जितने पानी के प्रबंधन में ठीक व्यवस्था हरियाणा कर रहा है लगातार, और जितना आग्रह बना हुआ है उसके कारण से उन्होंने उसको। इसी प्रकार शिक्षा को किस प्रकार से अच्छा किया जाए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये आई है। इसमें जो विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि देश भर में तो 2030 तक का टारगेट रखा है। हमने अपनी सारी यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर, सारे स्कूल की शिक्षा, प्राइवेट शिक्षा वाले सबको बुलाया है और आग्रह किया है कि इसको हम 2025 तक लागू करें। और हमने टारगेट रखा है कि शिक्षा व्यवस्था को बदलने में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाने में हम 2030 नहीं 2025 तक लागू करेंगे। आज मैं गवर्नर साहब को मिल के आया, बड़े नए गवर्नर अभी आए हैं, वो कहते आपने बहुत बढ़िया किया कि 5 साल पहले ही लागू कर रहे हैं। और इसमें कई प्रावधान किए हैं, जो मॉडल क्रैच हैं वो बनाए हैं, जो आंगनवाड़ियां हैं उनको प्ले वे स्कूल बना रहे हैं, यूनिवर्सिटीज 2 ऐसी हैं जहां KG to PG ये एक साथ एक ही जगह पर हम कर रहे हैं। सुपर 100 प्रोग्राम हमने किया है, जिसके अंदर 4 सेंटर्स होंगे, जिसमें IIT और नीट जैसे एग्जाम में राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम हैं, उसमें हमारे जो सुपर 100 के 4 सेंटर हैं, इसमें पिछली बार भी 100 के लगभग यानी विद्यार्थी हैं, उनका चयन हुआ है सीधे इस सेंटर से और IIT के एग्जाम में। यानी जो बच्चे अच्छी पढ़ाई में आगे बढ़ने लायक, खास करके जो गरीब बच्चे हैं, जो फीस नहीं भर सकते हैं, उनको एडमिशन वहां कराते हैं और उनकी वहां पढ़ाई कराते हैं। खेलों का विषय तो अपने को पता ही है, हरियाणा खेलों का हब है। हम धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ा रहे हैं, और जिस जगह पर जिस खेल की जरूरत है उसी का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। शाबाश तो हॉकी का ही करेंगे कि वो एरिया हॉकी का है। अगर फुटबॉल का कहीं करना है तो अंबाला में फुटबॉल का केंद्र, तो फुटबॉल ही करेंगे। कहीं कबड्डी का खेलने वाले युवक ज्यादा, तो वहां कबड्डी का ही करेंगे। इसलिए खेल से एरिया वाइज उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके कोच, जो सुविधाएं हैं वो हम बढ़ा रहे हैं। इनाम की राशि सर्वाधिक हमारी दुनिया में, 1 करोड़ रुपया ओलंपिक मेडल यानी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल 4 करोड़ रुपया, ब्रॉन्ज मेडल 2.5 करोड़ रुपया। इतनी राशि दुनिया में किसी भी कंट्री, प्रदेश तो छोड़ो, दुनिया का कोई कंट्री भी नहीं देता है। तो इसलिए इसकी ओर आकर्षण है, खेलों की ओर बना हुआ है। नौकरियां, इनकी पारदर्शिता अपने को पता है कि हमने नकल का खेल ये बंद किया है। पेपर लीक का प्रश्न आपकी तरफ से आएगा, है ना, लेकिन उस पर भी मैं और डिटेल में भी उतर दूंगा। दुर्घटनाएं कहीं भी हो जाती हैं, लेकिन दुर्घटना का कोई ना आगे हो, कोई अंधेरा मोड़ सड़क पर है तो उसको ठीक करो, उसके ऊपर कोई व्यवस्था ऐसी हो कि दुर्घटना आगे ना हो, ये तो हम करेंगे। लेकिन दुर्घटना हमने की है ये नहीं है। पिछली सरकारें दुर्घटनाएं करती थी जानबूझ के, घटनाओं को कोर्ट पकड़ता था। हम दुर्घटना हो जाए उसका इलाज भी स्वयं करते हैं। हमने 3 पेपर अपने आप रद्द किए हैं, कोर्ट ने रद्द नहीं किए। पिछली सरकारों में PTI कोर्ट ने रद्द किया, आर्ट एंड क्राफ्ट कोर्ट ने रद्द किया, कितने एग्जाम कोर्ट ने रद्द किए। JBT जो चुनाव जो हुआ एग्जाम, उसके अंदर कोर्ट के निर्देश हुए कि इनके दोबारा से थंब इंप्रेशन या हस्ताक्षर नमूने ये दोबारा से ले। जो खुद था उसको भर्ती करना, इंपर्सोनेशन में कोई आके बैठ गया, उसने पेपर दिया, उसको बाहर करो। तो ये सारे काम हम कोर्ट से बच करके कर रहे हैं। आगे हमने जो व्यवस्थाएं खड़ी की हैं वो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ग्रुप D के लिए, ग्रुप C के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, 3 साल में आप एग्जाम दे करके, एक बार एग्जाम देना है और उसका 3 साल तक आपकी मेरिट वो बनी रहेगी। और उसी में से बिना इंटरव्यू के ग्रुप D का जो एग्जाम होगा उसमें बिना इंटरव्यू के एग्जाम होंगे। ग्रुप C में भी जो 2 एग्जाम होंगे, इंटरव्यू नहीं होगा, बिना इंटरव्यू के उनकी नियुक्ति भर्ती होगी। ताकि ये जो इंटरव्यू में भ्रष्टाचार चलता है कि 5 के 15 नंबर करना और किसके करना किसके नहीं करना, और फिर जो गेम चलते हैं पर्ची खर्ची के, वो हमने सारे बंद कर दिए, आगे बिल्कुल नहीं होंगे। ट्रांसफर्स की भी ऑनलाइन पॉलिसी सभी डिपार्टमेंट में लागू कर दी है। और अब एक समय सा आएगा हमारे जितने ऑफिस हैं वो ऑफिस भी सारे ई-ऑफिस होंगे। कोई फाइल जो है उसकी ये नहीं चलेगी। और ये जो कभी कभी बीच में किस्से आते हैं कि फाइल ही गुम हो गई जी, उस फाइल को फिर लग करके दोबारा तैयार करने में जो खेल चलते हैं, अब वो खेल सारे बंद होंगे। उसके लिए निर्देश दे दिए हैं कि ई फाइल सिस्टम ये हम चालू करें। एक प्रकार से युवाओं में
एक विश्वास बना है कि हमको अब पढ़ाई करने वाले को, योग्यता वाले को नौकरी मिल जाएगी। अब जो बैकडोर एंट्री है वो सारी बंद कर दी। जो ये पहले आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती करना, जिसको मर्जी भर्ती कर लेना, और बाद में रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाना, हमने आने के बाद कोई रेगुलराइजेशन पॉलिसी नहीं बनाई, एक भी। आउटसोर्सिंग है तो आउटसोर्सिंग में ही रहेगा। और आउटसोर्सिंग में जो ठेकेदार थे, जो ठेकेदारों की आज भी शिकायतें मिलती हैं कि उसने इतने 1000 रुपये दे दिए तब नौकरी मिल गई, उसने इतने दे दिए, इतनी कमीशन ले रहे हैं, इतने महीने की पैसा ले रहे हैं, वो भी सब बंद करने के लिए हमने कौशल रोजगार निगम ये बनाया है। रूल्स बन रहे हैं बहुत जल्दी। अब ये आउटसोर्सिंग के भी उस कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लेंगे, ताकि वहां भी कोई सीक्वेंस, कोई सीनियोरिटी, कोई प्रायोरिटी ये तय की जा सके, एक सिस्टम बन जाए। ये नहीं कि मेरे डीसी रेट पर लगवा दो जी, मेरा ये करा दो जी, मेरा वो करा दो जी। आज भी वो खेल चलते हैं। तो सब चीज़ें एक दिन में तो होंगी नहीं। इन चीज़ों को ठीक करने के लिए एक चीज़ हमने, जो ये नकल वाला विषय है, इस पर एंटी कॉपिंग बिल इसी विधानसभा में बना दिया है कि अब कोई कॉपिंग करने वाला अगर कोई इस प्रकार का खेल खेलेगा तो 7 से 10 साल तक की सजा है, और खुद भी कॉपिंग करता हुआ कोई पकड़ा जाएगा उसको भी कम से कम 2 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा, जुर्माना लगेगा, वो अलग है। तो इसलिए कॉपिंग से उसमें करेक्टिव मेजर्स भी अपनाने हैं, और कुछ प्रिवेंटिव भी, डेटरेंट भी, सख्ती भी, सजा भी, ये सब चीज हम कर रहे हैं ताकि व्यवस्था ठीक हो जाए। सुरक्षा, पुलिस की व्यवस्था मजबूत कर रहे हैं, महिलाओं की संख्या पुलिस में बढ़ा रहे हैं। अभी हमारा टारगेट है 15% महिलाओं की संख्या की जाए, क्योंकि महिला सुरक्षा में महिलाओं का ही सुरक्षा बल में संख्या बढ़ना ये उसमें उपयोगी होगा। ये हमने पीछे करके देखा है, उस नाते से बहुत बड़ा। और अभी जो 112 सर्विस, 112 सर्विस जो हमने शुरू की है कि प्रदेश में कहीं भी कोई घटना हुई है उसकी सूचना मिलने के 15 से 20 मिनट के अंदर उसको सुरक्षा व्यवस्था मिल जाए। 650 गाड़ियां इसमें लगा दी हैं, और लगभग 16 या 16.5 मिनट एवरेज आ रही है। लोगों को इसकी सेवा मिलने लग गई है। हजारों लोगों को अभी इसी महीने, पिछले महीने हमने शुरू किया है। कब शुरू किया था? 12 अगस्त को। 12 अगस्त से आज अभी 28 ही दिन हुए हैं, 18 ही दिन हुए हैं। तो इन 18 दिनों में कई हजार लोगों ने उसकी सेवा का लाभ उठाया है, और इसका हमको एक लाभ मिल रहा है। आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए जितने हमारे, एक तो आयुर्वेद यूनिवर्सिटी बना दी है, आयुर्वेद जितने कॉलेज डिस्पेंसरी हैं उसको खोल रहे हैं। और अब आयुर्वेद का एक मुख्य काम ये होता है, दवाई की बजाय उसको, यानी प्रिकॉशनरी क्या क्या हो सकता है, इसके लिए एक कंसेप्ट है वेलनेस सेंटर्स। हरियाणा में लगभग 550 व्यायामशालाएं बनाई हैं। हर एक व्यायामशाला पर एक वेलनेस सेंटर होगा। उस वेलनेस सेंटर में आयुर्वेद के लोग होंगे, ताकि लोगों को बताएं, समझाएं कि खान पीन में ये व्यवस्था ध्यान रखनी है, योग करना है, शरीर को जितना भी व्यायाम, एक्सरसाइज करा सकते हैं जिसके कारण से आगे चल के बीमारी ना आए। ये एक बहुत बड़ा प्रकल्प हम शुरू कर रहे हैं। बीमारी आई, इलाज करना, दवाई देना, अस्पताल खोलना, ये एक विंग है। लेकिन बीमारी ना आए, कितने % लोग बीमार होते हैं, वो परसेंटेज घटती चली जाए, ये भी एक पैमाना है अपने समाज को, एक उसकी तरक्की का। बीमार हुआ, उसका इलाज हुआ, ये एक अलग पहलू है। लेकिन बीमार नहीं हुआ, ये संख्या हमारी जितनी बढ़ेगी। जहाँ तक स्वास्थ्य सेवा की बात है, कोविड की 2 लहर सब आपने देखी हैं, बड़ी कठिनाई इसमें हुई है। तीसरी लहर के लिए भी हमारी पूरी तैयारी है, किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ऑक्सीजन तक जहाँ तक विषय है, क्योंकि दूसरी लहर में ऑक्सीजन ही सबसे बड़ा संकट आया था, उसमें हमने PSCs, जो बड़े हॉस्पिटल हैं, सब में अपने ऑक्सीजन के प्लांट लग गए हैं। अब जो नीचे 50 बेड के हॉस्पिटल्स हैं, वहां तक भी 100 यानी लगभग 130 लगभग ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां PSC लग रहे हैं इस समय, और वो लगाया जाना अनिवार्य कर दिया है। आने वाले समय में 2-3 महीने में सारे के सारे लग जाएंगे, ताकि कहीं भी ऑक्सीजन की जो समस्या पहले आई थी वो ऑक्सीजन की समस्या ना आए। और ऑक्सीजन की समस्या वास्तव में पर्यावरण के कारण से भी आई। अगर पर्यावरण को हम शुद्ध रखें, ऑक्सीजन के जो प्लांट्स हैं वो ज्यादा लगाएं, इसकी ओर हमारा वन विभाग, पर्यावरण विभाग पूरा इस पर सावधानी बरत रहा है। यानी कई प्रकार के काम पर्यावरण विभाग ने और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किए हैं। 3 करोड़ पौधे नए लगाना, हर शहर में, गांव में एक ऑक्सीवन
यानी जो वन लगेगा 5 एकड़ से 100 एकड़ उसका रेंज रखा है, उसका नाम ऑक्सीवन रखेंगे कि ऑक्सीजन देने वाला काम है ये। और तो और जो 75 साल पुराने पेड़ हैं उन पेड़ों की उनको सम्मान बढ़ाया जाए, उनका 73 साल उन्होंने हमारी मानवता है, उनको प्राणवायु देवता पेंशन 25 रुपया साल का ये हम दे रहे हैं। तो उस पेड़ की अब रक्षा सुरक्षा करेगा, व्यक्ति करे, संस्था करे, ग्राम पंचायत करे, कोई करे, उसको 25 रुपया साल का दिया जाएगा, ताकि उस पेड़ के इर्द गिर्द कोई बाउंड्री लगानी है, कोई वहां कोई छाया के नीचे कोई बेंच बनाने हैं। 2 लाख ऐसे उद्योग स्थापित हुए हैं एमएसएमई, जिसके अंदर 18 लाख लोगों को रोजगार मिला है। तो इस प्रकार से ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसका बहुत दिखावा नहीं होता है। ये छोटे छोटे उद्योग होते हैं, एक उद्योग के साथ लगे रहते हैं, या घरों में रहते हैं, या छोटा इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसके अंदर होते हैं। तो इसका फैलाव बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। हमने इसी में एक्सपोर्ट हमारा बढ़े, इसके लिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट क्या नाम रखा उसका, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, तो वो हरियाणा ने अपना कोऑपरेशन डिपार्टमेंट हमने हरियाणा में अपना खड़ा किया है। ये कोई प्रदेश हमारा है जिसमें फॉरेस्ट का सीधा सीधा हम खड़ा कर रहे हैं, वरना हमारा जो कॉमर्स डिपार्टमेंट होता है सेंटर का, वही करता है फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट। तो फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट ये हमने हरियाणा में खड़ा किया। इससे हमारे एक्सपोर्ट को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन इसको करेंगे। अभी तक हमारा 85,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट है साल का, इसको इस साल 2 लाख करोड़ रुपए का हमारा एक्सपोर्ट हो जाए, ऐसा हमने इसका टारगेट रखा है। शहरों की बहुत बड़ी समस्या थी अवैध कॉलोनियां, उन अवैध कॉलोनियों को भी वैध करने का कार्यक्रम चल रहा है। 1200 कॉलोनियां बहुत जल्दी हम उसके नियम बना करके उनको वैध करने की घोषणा करेंगे। रजिस्ट्रेशन उनका हो चुका है, एक्ट उनका बन चुका है, अब केवल नियमावली बनते ही और उनको वैध करेंगे। पहले भी हमने 600 कुछ कॉलोनियां जो अवैध कॉलोनियां वैध की थी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राय पूरा हो गया। इन नई कॉलोनियों को वैध करते ही आने वाले समय में इनमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम पूरा करेंगे। और जो ऐसे स्थान परिवारों के जो दादा ने किराएदार बना था, 20-30 साल 40 साल निकल गए, वो मालिक और कोई नहीं बन सकता था। हमने प्रावधान किया कि 20 साल पहले जो भी कोई लीज पर, किराए पर, म्यूनिसिपैलिटी से आपने जमीन ली है, आप उसका इस रेट के हिसाब से पैसे जमा कराओ। फार्मूला बना दिया, दादा ने किराए पर लिया, पोता बनेगा मालिक। अब वो सब मालिक बनने जा रहे हैं। ये एक प्रावधान भी हमने सब किया है। नई अवैध कॉलोनियां न खड़ी हो, इसके लिए 7A लागू कर दिया कि कोई भी एग्रीकल्चर जमीन 1 एकड़ से छोटा प्लॉट उसकी रजिस्ट्री ही नहीं होगी। हाँ, केवल एनओसी लेना पड़ेगा। अगर वास्तव में एग्रीकल्चर करना है 1 एकड़ से भी कम जमीन पर, तो एग्रीकल्चर करने के लिए एनओसी मिल सकता है, वरना कोई भी। अब हमने बहुत सस्ते दरों पर हमारा जो टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसने व्यवस्थाएं की है कि दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना बहुत सस्ते दरों पर और उनसे ली जाती है ईडीसी और बाकी चार्जेस, ताकि महंगे मकान नहीं, सस्ते मकान भी प्लॉट काट करके आम आदमी ले सके, ताकि ये जो अवैध कॉलोनियां ना बने। पंचायतें हमारी पढ़ी लिखी हो गई हैं। उन पंचायतों में हमने अगले इलेक्शन में 50% का पार्टिसिपेशन महिलाओं का और 8% रिजर्वेशन BC-A का ये हमने किया है पहली बार। ये थोड़ा सा कोर्ट में फंसा है, जैसे ही क्लियर होगा हम उसके हिसाब से इनके चुनाव भी सब करा देंगे। KMP एक दिल्ली की और हरियाणा के दोनों को मिलाकर के उसका लाभ हुआ, एक लाइफलाइन बनी है ट्रांसपोर्ट के लिए। अभी भी जैसे दिल्ली के रास्ते बंद हैं, लेकिन KMP के कारण से ही सारा उपयोग उसका हो रहा है। KMP के इर्द गिर्द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये भी सुनिश्चित है, उसके लिए हम नए शहर बसाने की बात भी कर रहे हैं, उसकी हम योजना बनाएंगे। KMP के साथ साथ हरियाणा ऑर्बिटल कॉरिडोर, रेल कॉरिडोर ये बनाया जा रहा है, ताकि पलवल से लेकर के और कुंडली तक KMP के साथ साथ एक फास्ट ट्रैक रेलवे लाइन का बने, ताकि कल को चंडीगढ़ के लिए शताब्दी भी जानी है तो इधर से जाकर के दिल्ली छोड़ करके बाहर से बाहर चली जाए। तो ऐसा एक उसका 5,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट भी बन गया है। पंचकुला से बाहर, पंचकुला कह रहा हूं, गुरुग्राम से बाहर, गुरुग्राम जैसे शहर और विकसित हों, इसमें स्मार्ट सिटी फरीदाबाद है, करनाल है। अभी डेवलपमेंट अथॉरिटी हमने गुरुग्राम की बना दी है, फरीदाबाद की बना दी है। तो ऐसे ये 4-5 शहर एक साथ आगे चल करके हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट,
उसका भी विकास उसी प्रकार से हो। तो ऐसे कुछ अलग शहरों के ऊपर भी हमने ध्यान दिया है ताकि हरियाणा को एक अच्छा स्वरूप मिल सके। गुरुग्राम पंचकुला के लिए तो स्पेशल हम एक इंटीग्रेटेड प्लान लेकर के आए हैं ताकि वहाँ टूरिज्म के नाते बहुत स्कोप है। मोरनी है, पंचकुला है, उस सारे इलाके में पिछले दिनों में कार्यक्रम किया भी था। अभी आने वाली 27 सितंबर को कुछ प्रोजेक्ट्स वहाँ शुरू हो जाएंगे टूरिज्म के नाते से। तो टूरिस्ट है या सांस्कृतिक स्थानों का विकास है या संस्कृति के नाते बहुत चीजें हमने आगे बढ़ाई हैं, जैसे कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव। ऐसे ऐसे कार्यक्रम जिसका सारे दुनिया भर में उल्लेख हो रहा है। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड ये भी एक ऐसा विषय है जिसकी खोज चल रही है कि जो आदि बद्री से सरस्वती नदी निकली थी वो यहीं से होकर जाती थी। उसके दोनों साइड में इर्द गिर्द जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ साहित्य है उसका सृजन यहाँ हुआ। तो एक प्रकार से हमारा जो राखी गढ़ी का जैसे विषय है ये भी देश और दुनिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है पुरानी सभ्यता के नाते। तो हमारे हरियाणा के जितने विषय हैं, मजदूर से लेकर के किसान हैं, युवा है, महिला है, फिर हमारा उद्योगपति है, व्यापार है, कोई वर्ग हमने छोड़ा नहीं है जिसकी समस्याओं की ओर हमने ध्यान नहीं दिया। मुख्य रूप से जैसा मैंने बताया कि हार्डवेयर को बनाते हुए सॉफ्टवेयर की आगे बढ़ें, व्यवस्थाएं खड़ी करें, सिस्टम्स बनाएं, भ्रष्टाचार को दूर करें, लोगों को अपने आप सुविधाएं उनके घर पर मिलें, गवर्नमेंट एट देयर डोर स्टेप, ये जो विषय कहते हैं उसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएं। ये सब पिछले 2500 दिनों से हम कर रहे हैं। हमको संतोष है कि हम जिस पथ पर चले थे काफी बड़ा हमने इसमें कवर कर लिया है। बचे काम इन 3 सालों में करेंगे और उसके बाद भी बच जाएंगे तो अगले 5 साल में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2500 दिन पूरे होने पर सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 2500 दिन पूरे हुए हैं सरकार के। जब सरकार बनी तब भ्रष्टाचार चरम पर था। पहले की सरकार में भाई भतीजावाद सरकार पर हावी था। जनता की तकलीफें दूर करने का प्रयास लगातार जारी है। और सीएम मनोहर लाल खट्टर को अभी आप सुन रहे थे, लोक कल्याण की योजनाएं प्रदेश में लागू की हैं। इसके अलावा आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, बड़े जो अपडेट्स हैं वो आपको बता रहे हैं। सरकार ने अपने 2500 दिन पूरे किए हैं और उसके बाद राइट टू करप्शन की प्रथा चलती थी, ये भी बात इस दौरान कही है लोगों के बीच में। हमने राइट टू सर्विस की शुरुआत भी की है, यानी कि इंसान को, जो भी हरियाणा की जनता है, उनको पूरा अधिकार है कि वो अपनी शिकायत को कह सकते हैं। सिस्टम को बदलने का प्रयास लगातार जारी है। और इसके अलावा उन्होंने इस दौरान कई बातें कही। शासन की शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी सीएम ने किया, सीएम ने कहा। और इसके अलावा राइट टू करप्शन की प्रथा जो चलती थी, वो भी जो राइट टू करप्शन है वो प्रथा हमने शुरू की है। तो कुल मिला के जो इन तमाम बातों को, अपनी उपलब्धियों को एक तरह से गिना रहे थे। पोर्टल की भी उन्होंने बात की जिसके जरिए लोगों से सीधा सीधा जो संपर्क है वो हो जाता है। पहले की सरकार में भ्रष्टाचार के जो लोग होते थे, भ्रष्टाचार करते थे, वो अब स्थिति नहीं है, बदल चुकी है। 7 साल पहले की जो नियुक्तियां हैं उनकी लिस्ट की भी उन्होंने बात की। योग्यता के आधार पर नौकरियां नहीं मिलती थी, रेफरेंस से नौकरियां मिलती थी, लेकिन वो भी हमने दूर किया है। और सिफारिशों और ऑफर हमें जो है मिलते हैं। आईटी के माध्यम से भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आठ लाख शिकायतों का समाधान किया गया है इस दौरान। तो सीएम मनोहर लाल खट्टर अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे थे, सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे थे। और 2500 दिन पूरे होने के बाद राशन वितरण की सेवा ऑनलाइन करने की बात भी उन्होंने कही है। लोगों से वन नेशन वन कार्ड योजना से गरीबों को किस तरह से लाभ मिला है ये भी बात बताइए। यानी कि अपनी पूरी जो उपलब्धियां हैं वो सीएम मनोहर लाल खट्टर ने रखी लोगों के बीच। सरकार के खिलाफ भ्रम जो फैलाया जा रहा है, कई तरह के भ्रम सरकार के खिलाफ फैलाए जाते हैं। खासतौर पे कृषि कानून को लेकर भ्रम फैलाया गया है जिसका जिक्र सीएम ने किया है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि राशन जो वितरण की सेवा है, यानी कि जो एक गरीब तबका है, राशन वितरण की व्यवस्था उनके लिए की गई है। वन नेशन वन कार्ड की व्यवस्था जो है वो भी हुई है। बिचौलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी उन्होंने कही है। सरकार के खिलाफ भ्रम फैलाया जा रहा है ये भी उन्होंने जिक्र किया है। तो कुल मिला के उन्होंने कितनी बातों का जिक्र किया है और वजह थी